आप कहते हैं उसके ऊपर उसी तरह का डिजाइन वगैरह बना दिया जाता है। पैकेजिंग जैसा आप कहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग कर दी जाती है। अगर आप कहें कि मुझे जो केक नहीं बल्कि पेस्ट्री चाहिए वहीं पे बैठ के खाना है तो उसके लिए आपको प्लेट में डाल के सर्व किए जाते हैं। मीन्स जो मटेरियल सेल के अंदर ही डिस्पैच किया जाना है, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना, उसकी पैकेजिंग अलग होती है। अगर उस मटेरियल को सेल से बाहर भेजना है तो पैकेजिंग डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे हम रेस्टोरेंट के केस में देखते हैं। लास्ट डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग अगर आप अंदर ही है तो आपको सर्व कर दिया जाता है। अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है कि होम डिलीवरी सिस्टम भी होता है जिसमें उनका पर्टिकुलर जो एक पर्सन है वो आपके घर तक उसको डिस्पैच करके जाता है। तो ये सारे काम गोल्जी अपरेटस करता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें बनती हैं उनमें ये सारे चेंजेस गोल्जी अपरेटस करता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्जी अपरेटस। इसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस कुछ केसेस में सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर ही बना देता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स की सिंथेसिस के लिए भी जो गोल्जी अपरेटस है वही रेस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम सेल ऑर्गेनीज है वो भी गोल्जी अपरेटस से ही बनाई जाती है। तो गोल्जी अपरेटस से बनके ही लाइसोसोम तैयार होता है, यानी कि लाइसोसोम को बनाने का काम भी गोल्जी अपरेटस ही करता है। इसके अलावा वैक्यूल में भी जो गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पार्ट रोल प्ले करते हैं। तो वहां पे जब हम स्टडी करेंगे वैक्यूल्स की तो मैं आपको बताऊंगा कि जो वैक्यूल की ओरिजिन है उसमें गोल्जी अपरेटस और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होने वाले मटेरियल के साथ रिलेट करता है, इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बन जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज द लाइसोसोम। इसको डिस्कवर किया था क्रिस्टेन ने। क्रिस्टेन वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम्स। गोल्जी अपरेटस के केस में एक और चीज की जो कैमिलो गोल्जी है वो एक हॉस्पिटल के अंदर चीफ थे और उन्होंने एक ब्लैक रिएक्शन नाम की एक जो टेक्निक है उसको डिस्कवर किया था। उसमें वो सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते थे और उसमें उन्होंने पहली बार किसी नर्व सेल या किसी सेल को सिंगली स्टेन करने का प्रोसीजर डेवलप किया था। मींस एक सिंगल सेल को स्टेन करने का प्रोसीजर डेवलप किया था और उससे सेल की डिटेल को स्टडी किया था। वहीं से उनकी गोल्जी अपरेटस के रिगार्ड में भी जो डिस्कवरी हुई थी। तो नर्व सेल की डिस्कवरी, नर्व सेल की स्टेनिंग से वो गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर कर पाए थे। अब जो लाइसोसोम है ये क्रिस्टेन ने डेवलप किया था। लाइसोसोम होते क्या है? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक, यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन का ये सैक होता है। अभी तक जो भी हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस या लाइसोसोम, सभी के अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन है जो उनकी बॉडी को कवर कर रही है। तो ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है और लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब होता है वो एंजाइम्स जो वाटर की प्रेजेंस में किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। काफी तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस या यू कैन से कार्बोहाइड्रेसिस, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीएसिस जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेसिस जो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूक्लियसिस जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए का ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसे पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब जो लाइसोसोम्स है उसका काम क्या होता है? दीज आर द क्लीनिंग एजेंट ऑफ द सेल। ये सेल को क्लीन करने वाले एजेंट होते हैं। These are the cleaning agent of the cell.
क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द सेल। सेल के क्लीनिंग एजेंट होते हैं। अब क्लीनिंग एजेंट में काम कैसे करते हैं, किसको क्लीन करते हैं? तो एक्चुअल में अगर सेल्स के बाहर से सेल के अंदर कोई फूड मटेरियल एंटर करता है, या फूड मटेरियल के बजाय पहले हम बात करते हैं जैसे कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया सेल के अंदर, या कोई वायरस एंटर कर गया है, कोई दूसरा फॉरेन मटेरियल है जो कि अदर देन फूड मटेरियल है वो एंटर हो गया है, या फिर वोन आउट सेल ऑर्गेनेलिज। वोन आउट सेल ऑर्गेनेलिज, वोन आउट सेल ऑर्गेनेलिज का मतलब होता है वो सेल ऑर्गेनेलिज जो जिनकी एज कंप्लीट हो चुकी है या जो डैमेज हो चुके हैं। अब वो सेल में अगर पड़े रहेंगे तो सेल को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बैक्टीरिया को, दूसरे फॉरेन मटेरियल को, वोन आउट सेल ऑर्गेनेलिज जो सेल ऑर्गेनेलिज मर चुकी है या डेड हो चुके हैं या जिनको डैमेज हो चुका है उन सबको क्लीन करने का काम ये करते हैं। तो क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ये इन सारी चीजों को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इनके अंदर एक फूड वैक्यूल बनती है जिसमें जो भी मटेरियल होता है उसके साथ इसके जो पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरी मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा डाइजेशन, जैसे जो फूड मटेरियल एंटर करता है उसके ब्रेक डाउन के लिए भी लाइसोसोम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये सारे जो एंजाइम्स हैं वो इसमें कोई फूड मटेरियल एंटर करता है तो उसको भी ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो वहां पे भी डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो डाइजेशन का रोल हो गया। इसके अलावा एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है लाइसोसोम्स की कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सुसाइड बैग्स ऑफ दिस सेल, सेल के सुसाइड बैग, सुसाइड का मतलब होता है जो आत्महत्या करते हैं, तो सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसके अंदर पावरफुल एंजाइम प्रेजेंट है, लाइसोसोम में इसके अंदर पावरफुल एंजाइम प्रेजेंट है। जब कोई फॉरेन मटेरियल या फूड मटेरियल इसके कांटेक्ट में आता है तो फ्यूज कर जाता है और फिर ये एंजाइम्स इसमें जाके उसका पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। मीन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल लाइसोसोम प्ले करता है। लेकिन अगर एक्सीडेंटली इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो ये सारा का सारा जो एंजाइम कंटेंट है वो सेल के अंदर आ जाएगा। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनेलिज है, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है। तो ये एंजाइम इन सारे केमिकल और सेल ऑर्गेनेलिज को डैमेज कर देते हैं। तो अगर एक्सीडेंटली या किसी डैमेज की वजह से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो ये पूरी सेल को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी के अंदर सीएनजी एक किट लगी होती है जिसमें सीएनजी भरी होती है, उससे गाड़ी रन करती है। लेकिन जब तक वो रन कर रही है उससे काफी हेल्पफुल फ्यूल मटेरियल वो है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि वो जो किट है वो लीक हो जाए और उसमें अगर वो फायर कैच कर लेते हैं तो उस केस में पूरी गाड़ी को वो डैमेज कर देती है। तो सेम इसी तरीके से लाइसोसोम सेल के लिए काफी हेल्पफुल है। लेकिन अगर वो उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो पूरी सेल को एंगल्फ कर लेता है, खत्म कर देता है, तब हम उसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को इसीलिए बोला जाता है। सो दैट इज द थर्ड ऑर्गेनेली ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और लाइसोसोम्स बनता किससे? गोल्जी अपरेटस से ये डेवलप किया जाता है। इनकी इसकी ओरिजिन गोल्जी अपरेटस से जुड़ी होती है। नाउ वैक्यूल्स, जो वैक्यूल है उसकी अगर हम बात करें तो जनरली जो प्लांट के अंदर वैक्यूल है वो काफी बड़ी होती है और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस दोनों मिलकर बनाते हैं। इन दोनों से बनती है। वैक्यूल की बात करें तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक। मेम्ब्रेन बाउंड एक थैला होता है जिसके अंदर काफी सारा मटेरियल भरा होता है। अगर एनिमल की बात करें, एनिमल सेल के अंदर फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। जरूर नहीं कि सभी एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट हो।
प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। जब भी प्रेजेंट होगी बहुत छोटी छोटी वैक्यूल प्रेजेंट होगी, जबकि प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो काफी बड़े साइज की होती है, बिग साइज वैक्यूल, बिग साइज वैक्यूल होती है। और ये सेंट्रल वैक्यूल होती है। सेंट्रल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक सेल है, सेल के बीच सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जनरली, लेकिन अगर यहाँ पे वैक्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए जैसे प्लांट सेल के अंदर होता है, तो वैक्यूल लगातार बड़ी होनी शुरू हो जाती है और जब वो बड़ी होती है तो न्यूक्लियस को एक साइड में धकेल देती है। ये पूरी इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है वैक्यूल है, इसने न्यूक्लियस को एक साइड में धकेल दिया है। अब इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी साइज की वैक्यूल हो सकती है जो 50 से लेके 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकती है। सेल का जितना भी वॉल्यूम है उसका 50 से लेके 90% तक पार्ट एक वैक्यूल ऑक्यूपाई कर सकती है। मीन्स ऐसा लग सकता है कि एक सेल के अंदर तो सिर्फ वैक्यूल ही प्रेजेंट है, बाकी सेल ऑर्गेनिल्स तो ना के बराबर है, तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल दैट इज नोन एज टोनोप्लास्ट, इसकी मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। अब जो वैक्यूल है इसके अंदर भरा होता है सेल सैक, सेल सैक जिसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंस होता है और बहुत सारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि एक डस्टबिन की तरह भी ये होता है। इसमें काफी सारी चीजें एसेंशियल भी प्रेजेंट होती है, जैसे इसके अंदर कुछ सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, ये तो मेन चीज है ही। साथ में एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एमिनो एसिड्स के अलावा शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट हो सकती हैं। ये सारी चीजें इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर ज्यादा वाटर कंटेंट होने की वजह से ये सेल को टर्जिड और रिजिड बना देता है। सेल को मेक सेल टर्जिड एंड रिजिड। जैसे टायर के अंदर ट्यूब होती है और जब उसमें एयर फिल की जाती है तो जो ट्यूब होती है वो लगातार स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाते हैं और जिससे जो टायर है उसके अंदर भी इन्फ्लेटेशन आ जाती है, यानी कि वो भी फूल जाता है। तो ऐसे जैसे इस वैक्यूल के अंदर वाटर फिलअप होता है तो ये सेल को फुला देती है, टर्जिड बना देती है, रिजिड बना देती है। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ पाता वैक्यूल की वजह से। तो वैक्यूल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, दोबारा से देख लेते हैं। वैक्यूल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस जिसको बनाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है। एनिमल सेल के अंदर बहुत ही कम वैक्यूल्स होते हैं और बहुत छोटी होती है। प्लांट सेल के अंदर बिग साइज की वैक्यूल होती है, जनरली एक ही होती है और उसको सेंट्रल वैक्यूल भी बोलते हैं। 50 से 90% सेल का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर सकता है, डिपेंड करता है कौन से टाइप की सेल है। सेल में जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सेल सैक, इसके अंदर भरा हुआ जो भी मेटेरियल होता है उसको सेल सैक बोलते हैं। उसके अंदर सोल्ट्स, वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स ये सब स्टोर होती हैं। ये जो वैक्यूल है ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, टफनेस प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिसमें जो वैक्यूल है ये सेल सैक के अलावा दूसरे मेटेरियल को भी कंटेन करती है और दूसरे काम भी करती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होती है उसको फूड वैक्यूल बोला जाता है। फूड वैक्यूल कब बोला जाता है? अगर उस वैक्यूल के अंदर फूड प्रेजेंट होता है। जैसे आपको पता है कि जो अमीबा होती है इरेगुलर शेप की सेल होती है और इसमें जैसे ही फूड मटेरियल बाहर आता है ये अपने सूडोपोडिया की हेल्प से उसको अंदर अपटेक कर लेती है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल।
तो फूड वैक्यूल जो होती है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, तो अमीबा के अंदर ये प्रेजेंट हो सकती है। अमीबा के अलावा अमीबा और दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर यानी कि जो मीठा पानी होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर वैक्यूल को एक और वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो क्या काम करते हैं, दैट हेल्पिंग ओस्मो रेगुलेशन। ये ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब दैट इज रेगुलेशन ऑफ सोल्ट, रेगुलेशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर। बॉडी के अंदर सोल्ट और वाटर के रेगुलेशन को ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें मेंटेन करती है। जैसे अगर मान लो इसी सेल की बात करें तो एक साइड में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे सेल, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है और जो अमीबा है वो जनरली वाटर, फ्रेश वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो बाहर से लगातार इसके अंदर वाटर एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल सेट है या सेल का जो मटेरियल है उसके अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन वो कम है और बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर से वाटर लगातार सेल के अंदर एंटर करता है। अब सेल वॉल है नहीं, जब लगातार वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर प्रेशर बिल्ड होगा और मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। तो ऐसे केस में रप्चरिंग से बचने के लिए, क्योंकि सेल वॉल होती तो रप्चरिंग से बच सकती थी, तो अब यहाँ पे वाटर की एंट्री तो लगातार होती रहेगी, सेल वॉल है नहीं, तो फिर क्या मैकेनिज्म हो सकता है, जितना एक्सेस ऑफ वाटर एंटर करता है वो सारा इन वैक्यूल्स के अंदर आ जाता है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर। जब ये वैक्यूल भर जाती है तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के एक साइड में अटैच हो जाते हैं और अपने अंदर का सारा पानी बाहर फेंक देती है और दोबारा से नॉर्मल हो जाती है सेल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस ऑफ वाटर या कोई सोल्ट कंटेंट है उसको बाहर रिलीज कर देती है और इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म की हेल्प करती है। तो हमने 4 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। चारों आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए फंक्शन करते हैं, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा जो अलग अलग ऑर्गेनिज है जिनका आपस में कोई रिलेशन इस तरह का नहीं है, उन सेल ऑर्गेनिज को 1 by 1 स्टडी करेंगे। थैंक यू।